नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं सोनू हॉरर स्टोरी, जहां हर कहानी सच्चाई की परछाइयों से निकलकर आपके सामने जीवित हो उठती है। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह किसी कल्पना की उपज नहीं, बल्कि एक ऐसी डरावनी सच्चाई है जिसने कई परिवारों को तबाह कर दिया। यह कहानी है धनबाद की एक पुरानी, अब बंद हो चुकी कोयला खदान की, जिसे स्थानीय लोग डर के मारे नरक का दरवाजा कहते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती है। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि नई नई मेरी हॉरर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। वर्ष था 1992। सर्दियों के दिन थे और कोहरे की चादर ने पूरे धनबाद को अपनी आगोश में ले रखा था। इसी सर्दी में एक भीषण हादसा हुआ। सीतलपुर खदान के भीतर एक भयंकर आग लग गई, जिससे करीब 27 मजदूर जिंदा जलकर मर गए। वो आग इतनी भयानक थी कि हफ्तों तक खदान के मुहाने से धुआं उठता रहा। उस दिन के बाद से किसी ने उस खदान को फिर से खोलने की हिम्मत नहीं की। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से इसकी शुरुआत होती है। राहुल मिश्रा एक 28 वर्षीय युवक धनबाद का रहने वाला था। उसका बचपन गरीबी में बीता था। उसके पिता शिवनाथ मिश्रा उन 27 मजदूरों में से एक थे जो उस खदान में मारे गए थे। राहुल को अपने पिता की मौत पर हमेशा शक रहा। उसका मानना था कि खदान में कोई प्राकृतिक हादसा नहीं, बल्कि कोई और गहरा राज छिपा है। एक दिन राहुल को अपने दादा की पुरानी अलमारी से एक जला हुआ खदान का नक्शा मिला, जिस पर कुछ कोड वर्ड्स लिखे थे। लेवल 7 दरवाजा बंद मत करना। यह शब्द उसके मन में उतर गए। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अब राहुल के भीतर जिज्ञासा की आग जल चुकी थी। वह अपने पिता की मौत के रहस्य को उजागर करना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे नरक के दरवाजे तक ही क्यों न जाना पड़े। उसने सबसे पहले खदान के पुराने गार्ड हरिशंकर यादव से संपर्क किया। हरिशंकर अब बूढ़ा हो चला था और एक झोपड़ी में गुमनाम जिंदगी जी रहा था। जब राहुल ने उनसे खदान का जिक्र किया तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, उस जगह का नाम भी मत लो, हरिशंकर कांपती आवाज में बोला। वो खदान नहीं, भूतों का अड्डा है। वहां मैंने खुद देखा है। वो जो दिखते नहीं लेकिन साथ चलते हैं। राहुल ने झिझकते हुए पूछा, आपने क्या देखा था? हरिशंकर की आंखें भर आईं। वो रात जब आग लगी थी, उससे एक दिन पहले मैंने देखा था कि लेवल 7 पर कुछ मजदूर बिना टॉर्च, बिना टोपियों के अंधेरे में घूम रहे थे। मगर वो हमारे लोग नहीं थे। तो फिर कौन थे? पता नहीं बेटा, लेकिन जब मैंने जरा पास जाकर देखा, उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ छाया थी। और अगले दिन आग लग गई। हरिशंकर के इन शब्दों ने राहुल को और अधिक बेचैन कर दिया। उसने ठान लिया कि वह खदान के लेवल 7 तक जाकर देखेगा कि वहां क्या छुपा है। अगली रात राहुल एक टॉर्च, रस्सी और खदान का नक्शा लेकर उस बंद खदान की ओर चल पड़ा। आसपास झाड़ियों और वीराने के अलावा कुछ न था। उसके कदमों की आवाज उस वीराने में डरावनी गूंज छोड़ रही थी। मुख्य द्वार टूटा हुआ था। अंदर जाने वाली लोहे की सीढ़ियां जंग खा चुकी थीं। हर कदम के साथ एक डर बैठता जा रहा था। मगर राहुल के मन में सिर्फ एक ही बात थी, सच जानना है। उसने धीरे धीरे लेवल 1 से उतरना शुरू किया, फिर 2, फिर 3। हर स्तर पर घुप अंधेरा था। खदान की दीवारों से टपकता पानी, लोहे की जंजीरों की खड़खड़ाहट और कहीं कहीं से आती साइं साइं की आवाजें, ये सब कुछ मानो उसे चेतावनी दे रहे थे कि वापस लौट जा। जब राहुल लेवल 6 पर पहुंचा तो उसने पहली बार किसी के रोने की आवाज सुनी। वो एक औरत की धीमी चीख थी, जैसे कोई दर्द में हो, बिल्कुल पास। राहुल ने टॉर्च घुमाई, मगर वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम है, और फिर वह लेवल 7 की ओर बढ़ गया। लेवल 7 का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उस पर जंग लगा था और नीचे लाल रंग के धब्बे थे, जो शायद खून के थे। जैसे ही राहुल ने दरवाजे को पूरी तरह खोला, तेज हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। टॉर्च की रोशनी ने सामने जो दिखाया, उसने उसके होश उड़ा दिए। एक दीवार पर किसी ने कोयले से लिखा था, हम मरे नहीं हैं, हमें बस बंद कर दिया गया है। और तभी पीछे से किसी ने राहुल के कंधे पर हाथ रख दिया। राहुल की सांसें थम सी गईं। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर टॉर्च की रोशनी डाली, मगर वहां कोई नहीं था। चारों ओर सिर्फ अंधकार और नमी की सड़ांध थी। पर अब टॉर्च की रोशनी भी धीमी पड़ने लगी थी।
जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसकी शक्ति सोख ली हो। राहुल ने खुद को संभालते हुए कदम आगे बढ़ाया। लेवल 7 एक बहुत बड़ा सुरंग नुमा इलाका था, जहां कभी कोयला निकाला जाता था। दीवारों पर आज भी मजदूरों के औजार, टूटे हेलमेट और जली हुई लकड़ियां पड़ी थीं। अचानक राहुल को सामने हल्की सी रोशनी दिखी, जैसे किसी ने दिया जलाया हो। वह सावधानी से उस ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर जो दृश्य उसने देखा वह उसकी समझ से परे था। 4 आदमी पुराने कोयले के कपड़ों में एक कोयले की ट्रॉली में सामान भर रहे थे। उनके शरीर धूल और राख से ढके हुए थे, मगर जब राहुल ने टॉर्च से उनका चेहरा देखने की कोशिश की, उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काले और खाली गड्ढे। राहुल की चीख निकल ही जाती कि उनमें से एक ने कहा, हेलमेट दो और समय पर ट्रॉली धक्का देना मत भूलना, वरना ऊपर नहीं जा पाओगे। यह सुनते ही राहुल को याद आया, ये वही शब्द थे जो उसके पिता उसे कहकर गए थे उस रात के पहले, जब वे आखिरी बार घर से खदान में काम करने गए थे। राहुल अब लगभग कांप रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उन आकृतियों से पूछा, तुम लोग कौन हो, यहां क्या कर रहे हो? तभी उनमें से एक आकृति पलटी और कहा, हम वही हैं जिन्हें जिंदा जला दिया गया था। हमें हमारी मौत का हिसाब चाहिए। जब तक वो दरवाजा फिर से नहीं खुलता, हम यहीं काम करते रहेंगे, क्योंकि ऊपर जगह नहीं मिली और नीचे तो सिर्फ अंधेरा है। राहुल अब समझ चुका था कि यह आत्माएं शांति नहीं पा सकी और यह खदान अब उनका नरक बन चुका था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक आकृति आगे आई और राहुल के हाथ में एक जली हुई डायरी थमा दी। ये तुम्हारे पिता की है, वह बोला। इसमें लिखा है कि आग जानबूझकर लगाई गई थी ताकि एक बड़े घोटाले को छुपाया जा सके। राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसने डायरी खोली। हर पन्ने पर दर्द, साजिश और एक अदृश्य ताकत की सच्चाई दर्ज थी। और तभी खदान की छत से मिट्टी गिरने लगी। शायद यह चेतावनी थी कि अब राहुल को वहां से निकल जाना चाहिए। पर निकलने से पहले उसने आखिरी बार मुड़कर देखा। वो चारों आत्माएं अभी भी कोयला भर रही थीं, जैसे किसी अनंत सजा में फंसी हों। राहुल ने खदान से बाहर की ओर दौड़ लगाई, मगर रास्ता वैसा नहीं था जैसा वो आया था। वो रास्ता अब बदल चुका था। हर मोड़ पर किसी आत्मा की छाया थी जो उसे वापस बुला रही थी। राहुल दौड़ रहा था। उसके हाथ में वो डायरी थी जिससे पूरे हादसे की परतें खुल सकती थीं, मगर खदान अब जिंदा हो चुकी थी। दीवारों से हड्डियों की सी आवाजें आ रही थीं। हर मोड़ पर किसी ना किसी आत्मा की छाया खड़ी थी। एक जगह पर उसे लगा कि वो फिर से गुम हो गया है। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, रुक जा, बाहर जाकर क्या करेगा? तू भी हमारे जैसा बन जाएगा। राहुल ने कांपते हुए कहा, नहीं, मुझे ये सच सबको बताना है ताकि तुम सबको मुक्ति मिल सके। अचानक सामने एक बड़ा दरवाजा उभरा, वही दरवाजा जिसके बारे में नक्शे में लिखा था, लेवल 7 दरवाजा बंद मत करना। उस दरवाजे पर जंजीरें थीं, मगर अंदर से कोई गर्जना कर रहा था। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आत्माएं उस दरवाजे के पीछे बंद थीं, सालों से इंतजार में। राहुल को अब समझ आया कि वो दरवाजा मृत आत्माओं और जीवित दुनिया के बीच की सीमा है। अगर वो उसे खोलता है तो शायद आत्माएं बाहर आ जाएं, और अगर बंद रहने देता है तो ये सब यूं ही चलता रहेगा। लेकिन तभी राहुल की आंखों के सामने अपने पिता का चेहरा कौन था। बचपन में उसका हाथ थामे प्यार से मुस्कुराते हुए। राहुल ने आंखें बंद की और दरवाजे को धीरे से खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज झटका हुआ। पूरी खदान गूंज उठी, जमीन कांपने लगी और एक एक करके आत्माएं उस दरवाजे से बाहर निकलने लगी, लेकिन किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि मुक्ति पाने के लिए। हर आत्मा जाते जाते राहुल की ओर देखती, जैसे उसे धन्यवाद दे रही हो। अचानक खदान की दीवारें ढहने लगी। राहुल ने बिना समय गंवाए बाहर की ओर दौड़ लगाई। रास्ता तंग हो चुका था, मगर वह किसी तरह खदान के मुहाने तक पहुंच गया। सूरज की किरणें उसकी आंखों में चुभीं, लेकिन वह जिंदा था। वह जमीन पर बैठ गया, थक चुका था, मगर उसके हाथ में अभी भी वो डायरी थी। 3 महीने बाद राहुल ने उस डायरी के आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करवाई। उसमें बताया गया कि सीतलपुर खदान में उस रात आग जानबूझकर लगाई गई थी ताकि मजदूरों की हड़ताल और गैर कानूनी खुदाई का राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। सरकार ने फिर से जांच बैठाई और कई पुराने अधिकारियों को दोषी पाया गया, मगर जो आत्माएं वर्षों से उस खदान में कैद थीं, उन्हें शायद अब शांति मिल चुकी थी। राहुल ने खदान के पास एक स्मृति स्थल बनवाया, एक शिलापट जिस पर लिखा था,
यहाँ वे सोते हैं जिन्हें जिंदा जला दिया गया, पर उनकी सच्चाई अब अमर है। दोस्तों, ये थी सच्ची घटना से प्रेरित एक भयावह कथा, नरक का दरवाजा भूतिया खदान की सच्ची कहानी। आप सुन रहे थे सोनू हॉरर स्टोरी, जहां डर आपकी सांसों में समा जाता है। अगर कहानी ने आपको हिला दिया हो तो कमेंट में लिखिए, मैंने नरक का दरवाजा देखा है। मिलते हैं अगली डरावनी सच्ची कहानी में।